अब बात उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड के पूरे 49 दिन बाद यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद की औलाद असद को एनकाउंटर में मार गिराया। असद के साथ साथ शूटर गुलाम मोहम्मद भी मार गिराया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक ऐसे इनपुट मिले थे कि साबरमती से प्रयागराज आ रहे पुलिस के काफिले पर हमला करके अतीक अहमद को छुड़ाने का प्लान था, जिसे देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एनकाउंटर की वो पूरी कहानी, कैसे क्या हुआ, किसने पहले गोली चलाई, घने जंगल में अपराधियों को कैसे घेरा गया। और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। एक वकील ने आकर के अतीक अहमद को ये जानकारी दी कि पुलिस ने एसटीएफ ने उसके बेटे असद अहमद और एक शूटर गुलाम हसन को मुठभेड़ में मार गिराया है। झांसी में एनकाउंटर हुआ है और अतीक अहमद को जैसे ही ये खबर मिलती है वो कुछ देर के लिए सन्न हो जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं और वो गश खा करके लगभग गिरने की स्थिति में होता है और जमीन पर ही बैठ जाता है। माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी जब उसे खबर मिली कि उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। बेटे की मौत की खबर सुनकर अतीक रोने लगा था और सिर पकड़कर कोर्ट में बैठ गया था। हर अपराधी को अपने हिस्से के गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है और असद के हिसाब देने का वक्त आ चुका था। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट उमेश पाल हत्याकांड के बाद से आरोपियों की तलाश कर रही थी। हत्याकांड के 49वें दिन असद और गुलाम मोहम्मद के झांसी में होने की सूचना मिली। दोनों आरोपियों को ट्रैक डाउन करने के लिए टीमें लगाई गई। दोपहर करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा था। दोनों आरोपियों के झांसी के पारीछा डैम के पास घने जंगल में छिपे होने की खबर थी। गुलाम मोहम्मद और अतीक का बेटा असद दोनों बाइक पर सवार थे। यूपी पुलिस के जवानों से जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी मार गिराए गए। दरअसल असद और गुलाम की मोटरसाइकिल का पुलिस पीछा करने लगी थी। पीछा करते हुए संतुलन बिगड़ा और मोटरसाइकिल फिसल गई और फिर दोनों फायरिंग करने लगे। एनकाउंटर में करीब 45 से 40 राउंड गोलियां दागी गई थी। यहाँ पर ये छिपने की सूचना थी, इस पर टीमें हमारी लगी हुई थी। ये जैसे ही निकल के भागे, रोकने का प्रयास किया गया लेकिन ये नहीं रुके। कौन थे सर? ये असद की और गुलाम की छिपने की सूचना थी। जी। जब उधर से आगे से घेराबंदी हुई तो भागे यहाँ मोटरसाइकिल स्लिप करके गिर गए। जब गिर गए तो फिर फायरिंग करने लगे। टीवी स्क्रीन पर सफेद कुर्ते पायजामे में अतीक का बेटा असद मौजूद है। असद के हाथ में पिस्तौल दिखाई दे रही है। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों अपराधियों के पास बेहद अत्याधुनिक हथियार मौजूद थे।
इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। जिन दो हथियारों का नाम पुलिस ने लिया वो बहुत रेयर वेपन है, यानी आसानी से किसी के पास नहीं मिलते। अतीक के बेटे असद के हाथ में वॉल्थर P88 पिस्टल थी, जबकि शूटर गुलाम के हाथ में ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर मौजूद थी। वॉल्थर P88 पिस्टल को जर्मनी में बनाया जाता है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। वॉल्थर P88 के दो वेरिएंट आते हैं। इसका वजन 895 ग्राम होता है। इसमें 15 राउंड की अलग होने वाली बॉक्स मैगजीन लगती है। अब आइए दूसरे हथियार पर, यानी वो पिस्तौल जो शूटर गुलाम मोहम्मद के हाथ में थी। गुलाम मोहम्मद अतीक गैंग का मुख्य शूटर था। देखिए कैसे दुकान में ग्राहक के भेष में मौजूद गुलाम मोहम्मद उमेश पाल की हत्या वाले दिन गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गुलाम मोहम्मद ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर थामे हुआ था। ये एक पॉकेट रिवॉल्वर है जिसे बहुत आराम से जेब में छिपाया जा सकता है। ये रिवॉल्वर 1872 में बर्मिंघम में बनाई गई थी। ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर की बैरल 2.5 इंच की होती है। ये एक डबल एक्शन रिवॉल्वर है जिसकी रेंज 18 मीटर है। इसमें 5 राउंड का घूमने वाला सिलेंडर होता है। हैरानी की बात यह है कि दोनों अपराधियों के पास इतनी पुरानी रिवॉल्वर और दूसरी हाईटेक पिस्टल कैसे आई। इस पूरे ऑपरेशन पर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश नजर बनाए हुए थे, जो बता रहे हैं कि इन अपराधियों को ट्रैक करना कितना बड़ा चैलेंज था। काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी, ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल इन अपराधियों को पकड़ना चुनौती थी, क्योंकि ये बेहद शातिर तरीके से पुलिस को चकमा दे रहे थे। चौबीस फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद बाइक पर बैठकर प्रयागराज से सीधे कानपुर पहुंच गए थे। कानपुर शहर में दोनों ने बाइक छोड़ दी और वहां से बस पकड़ ली। बस से सफर करते हुए असद और गुलाम दोनों नोएडा डीएनडी तक पहुंचे। दोनों अपराधी डीएनडी पर उतरते हैं और वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों के साथ बैठकर दिल्ली के संगम विहार इलाके में पहुंच जाते हैं। दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम करीब 15 दिन तक रुकते हैं और फिर अजमेर निकल जाते हैं।
कुछ दिन तक अजमेर को अपना ठिकाना बनाने के बाद असद और गुलाम दोनों उत्तर प्रदेश के शहर झांसी पहुंचे थे और झांसी 49 दिन से भागते हुए इन अपराधियों का आखिरी ठिकाना साबित हुआ। इसी पेड़ के पीछे वो जंगल दिख रहा है, वहाँ हुआ है एनकाउंटर। जो जंगल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पारीछा डैम के पास मौजूद है। पारीछा डैम झांसी शहर के बाहरी इलाके में है और डैम तक का रास्ता बेहद सुनसान है। मुख्य सड़क से डैम तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते से होते हुए अंदर आना पड़ता है। एबीपी न्यूज पारीछा डैम के पास जंगल में ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां असद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ। यहाँ है चारों तरफ और आप देखेंगे कि ये जब वही जगह है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है और ये नीचे खून भी पड़ा हुआ है और इसी जगह पर एसटीएफ की पुलिस ने उसको गोली मारी है और जो गुलाम था उसको भी यहीं पर गोली मारी है। और असद की मौत हैरान करने वाली है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से पहले उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था। अतीक अहमद के 5 बेटों में असद तीसरे नंबर का बेटा था। असद ने लखनऊ के नामी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। असद विदेश जाना चाहता था लेकिन अतीक अहमद के माफिया रिकॉर्ड की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद अपने स्कूल में शिक्षकों के साथ मारपीट कर चुका था। वो महंगी महंगी गाड़ियों से जब स्कूल जाता था तो लड़के उसे घेर लिया करते थे। अपने से बड़ी उम्र के लड़के उसके पास मामले के निपटारे के लिए पहुंचते थे। अपने दोनों बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद असद ही अतीक का गैंग संभाल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में असद का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था, लेकिन जिस तरह असद को बीच सड़क पर गोलियां दागते हुए देखा गया वैसी योजना थी नहीं। दरअसल जब असद ने देखा कि उमेश पाल ने गोली लगने के बाद भी शूटर को दबोच लिया है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और प्लान से उल्टा जाते हुए असद ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। जब असद को इत्मीनान हो गया कि अब उमेश पाल नहीं बचेगा तब जाकर वो लौटा। इस घटना में किसी भी शूटर ने चेहरा नहीं ढका हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में असद का चेहरा सामने आने के बाद असद की मां शाइस्ता परेशान हो गई थी और उसने साबरमती जेल में अतीक को फोन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक अहमद से कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए। शाइस्ता की ये बात सुनने के बाद अतीक नाराज हो गया था और फोन पर शाइस्ता को डांटते हुए कहा था कि असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। तुम मेरा मूड खराब मत करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैनेज कुछ नहीं हुआ। डॉन को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जिस तरह हर बार वो सबूत और गवाहों को मौत के घाट उतारकर चैन की नींद सोता रहा, उमेश पाल की हत्या के बाद भी वैसा ही होगा। लेकिन नहीं, असद अब अतीत हो चुका है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।